हाँ जी, अकाउंट्स वालों क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। Here I have come with another video of accounting ratio, and in this video I am gonna clear all the concepts of accounting ratio। इस वीडियो में मैं इस वीडियो लेक्चर में अच्छा, ये जो पार्ट बी का पहले सुनना है। ये जो पार्ट बी है उसका आपको ये तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। कहाँ गया यार सीक्वेंस तो मैं आपको अप्रॉक्स हर वीडियो में बताता हूँ। सीक्वेंस कहाँ है? सीक्वेंस ऑफ पेपर का जो सीक्वेंस है वो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें होगा। सीक्वेंस कहाँ गया? इसमें भी नहीं है सीक्वेंस। सीक्वेंस कहाँ है भाई? एक सीक्वेंस का मैंने पेज बनाया तो था और मेरे को दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, छोड़ो। तो अगर मैं बताऊं, अभी तक मैंने यूट्यूब में कितने लेक्चर्स अपलोड कर दिए? सर आपने 6 लेक्चर्स अपलोड कर दिए भाई। पार्ट नंबर 5 जो है वो कैश फ्लो का है। याद आपको होगा कैश फ्लो के कंप्लीट कॉन्सेप्ट। उस वीडियो को देख लो, 1.5 घंटे की वीडियो है शायद से, वो देख लो और आपका पूरा का पूरा जो नहीं 5 आपका कैश फ्लो है। हाँ ठीक है, मेरे को याद आ गया। ठीक है, 5 आपका कैश फ्लो है। 7th लेक्चर जो है, सॉरी 6th लेक्चर जो है वो आपका आएगा कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस का। कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है, देखो पार्ट 5 में हमने क्या करवाया सर? पार्ट 5 में हमने अकाउंट्स का जो कैश फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, 6 मार्क्स का। उससे फुल फ्लेज एज इट इज़ क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट क्वेश्चन जो आएगा पेपर का वो उससे आएगा। तो पार्ट 5 आप उसको देखो अच्छे से। पार्ट 6 में हमने क्या करा सर? पार्ट 6 में हमने क्वेश्चंस करे, अच्छे से क्वेश्चन करे। ये होने वाला है पार्ट नंबर 7। ये कौन सा होने वाला है? पार्ट नंबर 7। तो इस पार्ट नंबर 7 में हम जो हमारी तीसरी बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके हम लास्ट चैप्टर जो अकाउंटिंग रेशियो है वो करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि देखो आपकी बुक में पहले अकाउंटिंग रेशियो है, फिर कैश फ्लो है, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आगे पीछे कर रखा है, डजेंट मैटर। एंड इन दिस वीडियो हम पूरा का पूरा अकाउंटिंग रेशियो अच्छे से समझ के क्लियर करेंगे। और अगली ही वीडियो जो कि लास्ट वीडियो होगी, जो पार्ट नंबर 8 होगा, पार्ट नंबर जो 8 होगा वो जो है अकाउंटिंग रेशियोज़ के क्वेश्चंस का होगा। और उसी के साथ हमारा पूरा पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा, यानी तीसरी बुक हमारी ख़त्म हो जाएगी। मैं एक बार दोबारा चेक कर लूँ, सीक्वेंस होना तो चाहिए। सीक्वेंस गया कहाँ? चलो छोड़ो, गया तो गया। चलो जी, ये हो गया। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन अवर दिस चैप्टर। देखो भाई, अकाउंटिंग रेशियोज़ होता क्या है, आपको पढ़ना क्या है? अकाउंटिंग रेशियोज़। ध्यान से सुनना, इसमें मैं पहले मैं नंबर कर देता हूँ। इसमें पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा, इसका मीनिंग। बिल्कुल, मीनिंग के बाद हमारा जो दूसरा होगा वो होगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम एनालिसिस। फिर आएगा इसका थर्ड में बेंचमार्क। फोर्थ में आएगा इसके ऑब्जेक्टिव। 5 में आएंगे आपके इसके एडवांटेजेस। फिर आएंगे इसके लिमिटेशंस। इसको फटाफट करेंगे इसमें कुछ, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है ना, तो फटाफट इसमें टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। और लास्ट हमारा 7th वाला होगा ये। ठीक है, तो विद इन 10 मिनट्स इसकी थ्योरी खत्म करते हैं। तो देखो भाई, रेशियोज होते क्या है? तो रेशियोज आर द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फिगर एक्सप्रेस इन अर्थमेटिकल टर्म्स कॉल्ड अ रेशियो। सिंपल सी बात है। यह मैं अगर बोलूँ कि रेशियो इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर, इट इज़ फाउंड डिवाइडिंग बाई वन नंबर इंटू अनदर नंबर। अरे सिंपल सी बात है, रेशियो का मतलब होता है जब हम किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रेशियो। भाई सिंपल सी बात है, तुम मैथ में तो अच्छे से पढ़ते हो इसको। हमने 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th पूरा हमने रेशियोज़ हमने अपनी इन क्लासेस में पढ़ा हुआ होता है। तो रेशियोज़ क्या होते हैं? जब हम किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, या अगर मैं बोलूँ किसी दो नंबर का, किसी दो फिगर्स का जब हम रिलेशनशिप बताते हैं, रिलेशनशिप का मतलब होता है सेम वही, एक नंबर को डिवाइड करो दूसरे नंबर से, तो जो भी रेशियो, जो भी आंसर आता है डेट इज कॉल्ड रेशियो। और जब हम इसको अकाउंट्स में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब बन जाता है अकाउंटिंग रेशियो। सिंपल सी बात है, ये आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, अगला रेशियो जो होते हैं हम बेसिकली इनको 4 तरीके से दिखा सकते हैं, 4 वेज में दिखाते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्योर रेशियो, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन, या इसको बोलते हैं सिंपल रेशियो। कैसे? जब आपका रेशियो कुछ ऐसा दिखाया जाता है,
सर 2:1, 4:1, 1.5:1, 2.9:1, तो इसको बोलते हैं प्योर रेशियो या सिंपल रेशियो। डन। अगला होता है जब हम इसको दिखाते हैं टाइम्स में या रेट बोलते हैं इसको, वैसे टाइम्स में दिखाते हैं। टाइम्स का मतलब क्या होता है, यह 5 टाइम्स आपका मैं बोलूँ 6 टाइम्स या 9 टाइम्स 10 टाइम्स ऐसा होता है, इसको बोलते हैं रेट्स या टाइम रेशियो। ठीक। अगला होता है परसेंटेज, जब हमारा रेशियो किस में आता है, नॉर्मल देखो परसेंटेज में आता है। अगला होता है फ्रैक्शन का मतलब होता है अपॉन में जब आंसर आता है 1/5 या 1/10, 6/10, 6/15, तो ऐसे करके जो भी आंसर आते हैं उनको बोलते हैं फ्रैक्शन। डन। अगला होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस या टाइम सीरीज एनालिसिस। इसको ध्यान से समझना क्या होता है। जब हम किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, व्हाट डिड आई से, आई सेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा को एनालाइज करते हैं किसका यूज़ करके सर, रेशियो एनालाइज का यूज़ करके। किसका यूज़ करके, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, रेशियो वाला पढ़ रहे हैं ना, तो जब हम रेशियो एनालिसिस का यूज़ करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा को यूज़ कर रहे होते हैं, तब हमारे पास रेशियोज एनालिसिस के अंदर, क्या बोला मैंने, रेशियो एनालिसिस के अंदर ही 2 एनालिसिस आते हैं, एक आता है क्रॉस सेक्शन, एक आता है टाइम सीरीज। तो क्या होता है ध्यान से समझना, जब हम क्या कर रहे होते हैं, इट इन्वॉल्व्स, पहले समझते हैं क्रॉस सेक्शनल, इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ अ फर्म रेशियो विद दैट ऑफ सम सेलेक्टेड फर्म इन अ सेम इंडस्ट्री। जब हम सुनो, जब हम मोर देन वन फर्म या मोर देन वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जब हम एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के रेशियोज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं किसी दूसरे के साथ, मतलब मान के चलो हमारे पास एक फर्म है ABC लिमिटेड, क्या है ABC लिमिटेड, तो हम जब इसके रेशियोज़ को बहुत सारी फर्म के साथ, मान के चलो XYZ लिमिटेड है या Z लिमिटेड है या MN लिमिटेड है, तो जब हम किसी एक फर्म के या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक कंपनी के रेशियो को किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑब्वियसली बात है एक से ज़्यादा और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, उसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्वेश्चन नहीं आएगा, पता होना चाहिए। डन। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक आपको याद करना है, ये आप याद कर लो, इनफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, तो ये हो गया। अगला करते हैं टाइम सीरीज। भाई देखो, टाइम सीरीज का सिंपल सा मतलब होता है अनदर वे ऑफ कंपेरिजन इज टू कंपेयर अ फर्म प्रेजेंट रेशियो विद पास्ट। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम जो हमारा ABC लिमिटेड है, इसमें हमारे पास देखो कंपनी एक ही है, मतलब एक ही फर्म है, हम इसी फर्म के पास्ट रेशियो मतलब प्रीवियस ईयर, तो मैं क्या बोलूँगा प्रीवियस ईयर, हम प्रीवियस ईयर रेशियो को कंपेयर कर रहे होते हैं अपने प्रेजेंट ईयर के रेशियो के साथ। फर्म एक ही होती है, आई बात समझ में। जब हम एक ही फर्म के पिछले साल और करंट ईयर यानी प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट ईयर के रेशियोज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं, उसे बोला जाता है टाइम सीरीज। इज़ दैट क्लियर टू यू? यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हो भाई, सिंपल है, ऐसे टफ नहीं है, आराम से चलोगे सब हो जाता है। तीसरा होता है बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब होता है कि जो रेशियोज़ है ना आपके, देखो रेशियोज़ जो है वो हम किसी रेशियो को गुड भी नहीं बोल सकते और बैड भी नहीं बोल सकते, मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई रेशियो अच्छा है कोई रेशियो गंदा है। उसके लिए हमारे पास कुछ बेंचमार्क हैं, मालूम है, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हो रखे हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट हो रखे हैं, हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले है पास्ट रेशियो। भाई रेशियो जो हो सकता है उसको कंपेयर करते हैं हम लास्ट ईयर से भी कर सकते हैं, भाई कर सकते हैं ना, मतलब करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करो, उसे क्या बोलते हैं टाइम सीरीज़। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड के थ्रू हम ये कर सकते हैं। अगला रेशियो ऑफ सिमिलर फर्म और इंडस्ट्री एवरेज। हम रेशियो को कंपेयर किस किस से कर सकते हैं सर, सिमिलर फर्म से, मतलब सिमिलर फर्म होंगी बट देखो सिमिलर फर्म होनी चाहिए सेम इंडस्ट्री की। सिमिलर फर्म का मतलब होता है मोर देन वन इंडस्ट्रीज, ये मोर देन वन फर्म, मतलब सिंपल सी बात है। पहला जो आपको 3 बेंचमार्क पता होना चाहिए। बेंचमार्क का मतलब होता है कि हम किस आधार में, यानी कि हाउ, मैं यहाँ पे लिखूँ अगर हाउ टू डू कंपैरिजन, हम कंपैरिजन बेसिकली करते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले होता है टाइम सीरीज वाला, और जो इसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में पास्ट रेशियो। अगला आपका ये वाला होता है क्रॉस सेक्शनल। ये कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शनल, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ सिमिलर फर्म, रेशियो ऑफ सिमिलर फर्म, ऑब्वियस ही बात है। तीसरा होता है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि certain rule of thumb based upon well proven convention have evolved over of time, for example thumb of rule for current। इसका मतलब देखो सिंपल सी बात ये है, थंब ऑफ रूल ऑफ थंब का मतलब होता है सम, मैं हिंदी में से बताऊंगा, सम
सम प्रूवन एंड सर्टिफाइड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनके थ्रू ही हम, यानी जिनका यूज़ करके ही हम अकाउंटिंग रेशियो को यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। मतलब जो रूल बना दिया आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। एक रूल दे रखा है आपका, हम एक रेशियो पढ़ेंगे, इसमें एग्जांपल भी है कि जो हमारा करंट रेशियो होता है वो हमेशा होना चाहिए 2:1। 2:1 का मतलब होता है जो आपके करंट एसेट्स हैं वो आपका करंट लाइबिलिटी के 2 गुना होना चाहिए। मतलब कुछ इस तरीके का होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास करंट एसेट्स हैं 2 लाख, तो करंट लाइबिलिटी इसका ये होना चाहिए। अगर मैं उल्टा बोलूँ कि करंट लाइबिलिटी हमारे पास 2 लाख है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो उसके दुगना होना चाहिए। मतलब 2 लाख हमारे पास कम से कम एसेट होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट उसका 2 टाइम्स होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, इसका भी मुझे पता है क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी किताब में है तो आपके पास एक ब्रॉड व्यू पता होना चाहिए। अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। भाई ऑब्जेक्टिव क्यों करते हैं? सबसे पहला ये तो आपके लिए क्लियर है भाई, ये कंपनी क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्रॉस सेक्शन एनालाइज के लिए। अच्छा, अगला ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टाइम सीरीज एनालाइज के लिए। अगला हम बोल सकते हैं कि ये एस्टिमेट्स बताता है हमको, ताकि हम प्रिपेयर प्लान बना सकें। ऑब्वियस सी बात है ना कि हम क्या करेंगे, हम देखो एग्जांपल सुनो, हम प्रीवियस डेटा को मैच करेंगे, प्रीवियस डेटा को कंपेयर करेंगे करंट ईयर से, तो हमें पता चलेगा कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर हमने इस साल कितना काम करा, और उसी अकॉर्डिंग हम अपने फ्यूचर के एस्टिमेट्स को लगा पाएंगे और प्लान बना पाएंगे ऑब्वियसली। अगला, टू प्रोवाइड अ डीपर एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। मतलब देखो कंपनी के पास कितना पैसा है अपने एसेट को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, वो होता है लिक्विडिटी। सॉल्वेंसी होता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं कि वो अपनी लाइबिलिटी को मीट कर ले, लाइबिलिटी खत्म करने के लिए एसेट कितने हैं। अगला एक्टिविटी का मतलब होता है कंपनी का टर्नओवर अच्छा खासा है कि नहीं, और अगला कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है कि नहीं बना पा रही है। तो ये सब चीज़ें हमें रेशियो से पता चलती है। किससे पता चलती है भाई? रेशियो से। अगला इसमें टू लोकेट अ वीक स्पॉट ऑफ बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन। मतलब बेसिकली ये 4 चीज़ें हम पता लगा पाते हैं अकाउंटिंग रेशियो से। तो इनमें से कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, वो हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसमें ज़्यादा अटेंशन दे सकते हैं। जो ज़्यादा वीक होगा उसमें हम ज़्यादा अटेंशन देंगे, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा उसमें अटेंशन देंगे बट इतने ज़्यादा नहीं देंगे। डन। अगला अकाउंटिंग रेशियोज का यूज़ या एडवांटेजेस, तो फटाफट इसको पढ़ लेते हैं भाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो डेटा होता है उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है, सिंप्लीफिकेशन हो जाता है अकाउंटिंग डेटा का, हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, यानी इजीली कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस और करंट ईयर को। अच्छा, कंपनी के वीक स्पॉट्स को पता लगाता है, अरे हाँ या ना, फोरकास्ट में हेल्प करता है। अच्छा, एस्टिमेट अबाउट द ट्रेंड ऑफ बिजनेस, भाई हमको बता पाता है कि बिजनेस का ट्रेंड क्या है, पिछले साल प्रॉफिट कितना था, यानी कितना परसेंट था, इस समय कितना परसेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है। फिक्सेशन ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली जो आइटम्स होती है बिजनेस की, अलग अलग आइटम्स होंगी, रेवेन्यू सोर्स की आइटम होंगी, एक्सपेंसेस वाली आइटम्स होंगी, तो उन सब के बीच में फिक्सेशन बताता है। मतलब ऑब्वियस ही बात है, वो हमको बताता है कि पिछले साल हमारा कितना खर्चा था, इस साल कितना खर्चा है और किस आइटम में ज़्यादा खर्चा हुआ है। डन। अगला इफेक्टिव कंट्रोल, जब हम रेशियो एनालाइज करते हैं तो हम कंपनी की सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को बता पाते हैं। तो जब हमें पता चलेगा इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम जो हमारा मैनेजमेंट है वो इजीली प्लानिंग कर पाएगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग कर पाएगा, दिखा भी तो है इसने, डायरेक्टिंग कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा, और फिर मतलब कम्युनिकेट कर पाएगा बेस्ट तरीके से, जब हमको अपने बिजनेस के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन A to Z पता होगा। अगला इसमें स्टडी ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस, रेशियो एनालिसिस कंपनी की ऑब्वियसली बात है पोजीशन के बारे में भी काफ़ी कुछ बता देता है, क्योंकि कंपनी की खुद सोचो लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी बैलेंस शीट में दिखी होती है, हालांकि लिखी होती है वो, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी फाइनेंशियल साउंडनेस को बताता है, यानी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, कैसी है, वो बताता है, ठीक। अगला लिमिटेशंस, ऑब्वियसली बात है लिमिटेशन मतलब होता है, देखो अगर आपके पास फॉल्स अकाउंटिंग डेटा आप देते हो तो फॉल्स अकाउंटिंग रेशियोज आएंगे। हाँ, और मान के चलो कि अगर मान के चलो अलग अलग अकाउंटिंग फर्म्स हैं और वो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो कंपैरिजन तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान के चलो 2 कंपनी है, एक है एक्स लिमिटेड, एक है वाई लिमिटेड, ये डेप्रीशिएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं WDV और ये यूज़ कर रहे हैं SLM, तो दोनों में चेंज आ गया ना भाई, आ गया। तो जब चेंज आ गया तो जो इसका अकाउंटिंग रेशियो आएगा वो इसके रेशियो के इक्वल हो नहीं सकता, तो दोनों को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला लिमिटेशन अगर मैं बताऊं तो अगला लिमिटेशन जो है इसमें कौन सा टॉपिक है, सिक्स टॉपिक है ना यहाँ। चलो जी, अगला हमारा है ये देखो, अगर आपका प्राइस लेवल में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है रेशियो एनालिसिस आपका कम इफेक्टिव होगा। रेशियो आपका
एब्सोल्यूट डेटा, अगर आपके पास फिक्स डेटा नहीं है, अगर आप अंदाजे से कोई डेटा देते हो तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट फिगर है, जो करेक्ट फिगर है, वो नहीं आ सकती, तो रेशियोज में आपका उससे मिसलीड हो सकता है। लिमिटेड यूज़ ऑफ सिंगल रेशियो, सिंगल रेशियो का मतलब होता है जो मैंने आपको बताया, जो प्योर रेशियो होता है, क्या होता है आपका प्योर रेशियो बोला मैंने, या मैंने बोला जो आपका प्रोपोर्शन होता है सबसे पहले वाला, अरे 2:1 या 3:1, ये इनको बोलते हैं सिंगल रेशियो। तो इन रेशियो का बहुत सारी फर्म में यूज़ नहीं होता है, काफ़ी जगह इनका यूज़ नहीं होता है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सारे ऐसे रेशियोज हम पढ़ेंगे जो अनसेटिस्फैक्ट्री होते हैं। इसने एग्जाम्पल भी दे रखा है आपका। एक रेशियो होता है क्विक रेशियो, 2 रेशियो समझो, एक करंट रेशियो, एक क्विक रेशियो। करंट रेशियो आपका काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है, बट क्विक रेशियो आपका अनसेटिस्फैक्ट्री होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे रेशियोज हैं जिनको हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हैं। अगला विंडो ड्रेसिंग, ऑब्वियसली बात है, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो अपने गलत फाइनेंशियल पोजीशन को, या मैं बोलूँ बैड फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए डेटा को मैनिपुलेट करती है। मैनिपुलेट करेगी तो बैलेंस शीट चेंज आएगी, बैलेंस शीट में चेंज होगा तो रेशियोज में फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड, देखो जी, हर फर्म का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी पॉलिसीज़ को यूज़ करने के लिए। तो जब अलग अलग फर्म्स अलग अलग पॉलिसीज़ यूज़ कर रही हैं, अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ कर रही है, 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन सा, मैं शॉर्ट में बताऊँ, CAG, सी मतलब कंसिस्टेंसी, ये तो हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। ए मतलब होता है अक्रूवल, तुमने 11th में पढ़ रखा हुआ ये, और जी होता है गोइंग कंसर्न। इसके अलावा और जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो कंपनी अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकती है, लेकिन ये 3 हर कंपनी को फॉलो करना होता है। डन। अच्छा चलो, अब मैंने बोला लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड, वही बोला मैंने अभी कि बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो प्रॉपर बताते नहीं हैं रेशियोज़ के लिए। मतलब सिंपल सी बात, में जो सेम एग्जांपल दूंगा कि आपका जो डिफरेंट अकाउंटिंग फर्म्स है, इफ़ दे आर एडोप्टिंग अ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो ऑब्वियसली देयर कैन बी अ मिसलीड वाइल कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग रेशियोज, भाई हो सकता है ना। बस अगला, इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर, मतलब ये तो हमने पूरे अकाउंट्स में पढ़ते आ रहे हैं भाई कि रेशियो एनालिसिस आपका क्वांटिटेटिव होता है, मतलब जो क्वालिटेटिव फैक्टर होते हैं उनको वो क्या करता है, वो आप उनको इग्नोर करता है। इसने एग्जांपल दे रखा है, देखो, credit may be granted to a customer on a basis of certain ratio of his business, but character and managerial ability of a customer must also be taken into consideration। मतलब देखो, कोई एक मैं बताता हूँ, कोई एक, देखो कोई एक कंपनी है, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है तो प्रॉफिट अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी पोजीशन पे है, इनकम स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा है, हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट सब कुछ है। तो उस हाई लेवल प्रॉफिट से हम सिर्फ बिजनेस के जो पोजीशन है वो बता सकते हैं इसकी अकाउंटिंग रेशियो को निकाल कंपेयर करने के लिए। बट इफ़ आई टॉक अबाउट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और डिसिप्लिन ऑफ अ मैनेजमेंट, क्या वो अकाउंटिंग रेशियो में अब निकाल सकते हैं? सर पॉसिबल ही नहीं है। तो वही बोल रहा हूँ मैं, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर, वो क्वालिटी नहीं बताता, क्वांटिटी बताता है। अगला, रेशियो अलॉन आर नॉट एडिक्वेट फॉर प्रॉपर कंक्लूजन, ऑब्वियसली रेशियोज ही आपका, जरूरी नहीं है कि रेशियोज ही आपका प्रॉपर कंक्लूजन बता पाए बिजनेस के बारे में। ऑब्वियसली रेशियो इज अ पार्ट, रेशियो इज अ पार्ट। जैसे हमारी बॉडी है, सिंपल सी बात करता हूँ, जैसे हमारी बॉडी है, तो बॉडी में कोई हमारा एक ऐसा ऑर्गन, सिर्फ एक, कोई एक प्रॉपर ऐसा ऑर्गन एक नहीं है जो हमारी पूरी बॉडी की कंडीशन बता पाए कि हमारी बॉडी कैसी है। ऑब्वियसली ना, सारी बॉडी पार्ट्स को, सारे जो हमारा इंटरनल सिस्टम होता है उसको प्रॉपर एक साथ काम करना पड़ता है, दैट्स वाई अवर बॉडी वर्क, ऑब्वियसली, है ना। तो सेम ऐसे रेशियो जो होते हैं वो अलोन दे आर नॉट एडिक्वेट, ये मैं बोलूँ दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर प्रॉपर कंक्लूजन। हमारे बिजनेस की प्रॉपर कंडीशन, ये प्रॉपर सिचुएशन को बताने के लिए रेशियोज ही रेशियो से कुछ नहीं होता है, ठीक। और एक और तरह का इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ एनालिस्ट, मतलब अब देखो सिंपल सी बात है, सेम वही एग्जांपल, कुछ लोग मान के चलो अपना डेप्रिसिएशन निकालने के लिए WTV ले रहे हैं, कोई अकाउंटेंट WTV का यूज़ कर रहा है, कोई अकाउंटिंग SLM का यूज़ कर रहा है, तो इस वजह से तुम अकाउंटिंग रेशियो निकालोगे तो अलग अलग आएंगे ना। तो ऑब्वियसली हर किसी की पर्सनल एबिलिटी और हर किसी के बायसनेस के चक्कर में जो अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। डन। चलिए, अब लास्ट टॉपिक है हमारा मेन, जिससे क्वेश्चन आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। तो देखो आपके पास जो होते हैं, वैसे तो बहुत सारे रेशियोज होते हैं, बट बेसिकली आपके पास जो है वो है 4 कैटेगरीज ऑफ रेशियो। पहला होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे होते हैं, हाँ। पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो, फिर होता है सॉल्वेंसी रेशियो, फिर होता है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, इनका जो दूसरा नाम है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक। और अगला होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो।
इसका दूसरा नाम होता है इनकम रेशियो। डन। चलो मैं शुरू करता हूँ, अब सुनना ध्यान से, सुनते जाओ बस। आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। हमको देखो करना क्या है, हमको ना सबसे पहले इन रेशियोज का फॉर्मूला एकदम दिमाग में छपना चाहिए, ये याद रखना, फार्मूला पता होना चाहिए। और इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम फार्मूले को जब इस वीडियो को देखें तो एट द एंड हमारे दिमाग में फार्मूले होने चाहिए, ठीक। और सबसे बड़ी बात, फार्मूले याद होने के लिए मैं अभी से बता दूं, आपके पास बैलेंस शीट की बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, बैलेंस शीट आपके टिप्स में होनी चाहिए, ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज़ की अगर मैं बात करूँ, देखो इसको एक चार्ट की हेल्प से समझेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और इनको मैं बोलता हूँ हेलीकॉप्टर चार्ट्स। क्यों बोलता हूँ हेलीकॉप्टर चार्ट्स? यार इनसे ना काफ़ी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती है, भाई मेरे को तो हो जाती है। ये तो खुद सोचो तुम, पैराग्राफ से तुम्हें अच्छे समझ में आएगा या या किसी चार्ट की फॉर्म में या किसी ग्राफ के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में। ऑब्वियसली हर किसी को चार्ट्स की फॉर्म में ही ज़्यादा समझ में आता है या इमेज की फॉर्म में, ठीक है जी। पहला होता है आपका लिक्विडिटी रेशियो, बोलते चलो। पहला होता है आपका नंबर 1 होता है आपका लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा होता है भाई सॉल्वेंसी रेशियो। सेकंड इज योर सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड की मैं अगर बात करूं, थर्ड वी हैव एक्टिविटी रेशियो। इसको आप बोलो टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर, या इसका दूसरा नाम भी होता है एक्टिविटी रेशियो। मैं सारे नाम लिखूंगा क्योंकि पेपर में नाम से ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये हमने क्या पढ़ा और पेपर में क्या आ गया। और अगला है हमारे पास इनकम रेशियो। इसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। डन। तो ये हमारे पास 4 होते हैं, बट यहीं पे हमको इनको छोड़ना नहीं होता है, इनके आगे भी हमें काफ़ी बढ़ना होता है भाई, क्योंकि ये आगे भी होते हैं। आई बात समझ में भाई? तो ये हमारे पास होते हैं, काफ़ी होते हैं ये। चलिए जी शुरू करते हैं। याद रखना लिक्विडिटी रेशियो में आपके पास 2 रेशियो होते हैं, सिर्फ आपको 2 रेशियो ही पढ़ने होते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो पढ़ने होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है आपका ये होता है करंट रेशियो। क्या होता है? करंट रेशियो। इसका दूसरा नाम भी होता है, याद रखना, इसका दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। याद रखना, और इसका दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। डन, ठीक है। दूसरा ये होता है आपका पहला, इसका दूसरा होता है, इसको बोलते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, इसका भी दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो। एक और नाम होता है इसका, इसका तीसरा नाम भी होता है, इसे बोलते हैं लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो याद रखना, क्वेश्चन बोले लिक्विडिटी रेशियो के लिए तो लिक्विडिटी रेशियो में दोनों आते हैं, करंट रेशियो भी और आपका क्विक रेशियो भी। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले सिर्फ लिक्विड रेशियो तो क्वेश्चन सिर्फ इसी की बात कर रहा है, तो भाई ये दिमाग में होना चाहिए। डन, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं, अगला आपका होता है सॉल्वेंसी रेशियो। कौन सा बोला भाई मैंने? सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियो में आपको जो नंबर 1 होता है, सबसे पहले आपका होता है डेट। अच्छा इसको चेंज करते हैं पेन से। नंबर 1 जो होता है आपका वो होता है आपका डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी, लेट्स डू वन थिंग, let's do one thing. अच्छा जी, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 जो है आपका वो है डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है जी। दूसरा है आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तीसरे की बात करते हैं,
तीसरा आपका होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। और आखिरी होता है आपका इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बड़ी इजी होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी इजी होते हैं, बट आपको फॉर्मूला बैलेंस शीट वाला जो क्लैरिटी वो अच्छे से होनी चाहिए। भाई दो समझ में आ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको भी ऐसे लिखते हैं, क्या बोलते हो? इनको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं तो हमारे लिए सही रहेगा, मतलब याद करने के लिए सही रहता है ना। ठीक है, चलो अगला हमारे पास होता है कौन सा सर? अगला होता है हमारे पास एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो होता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। भाई ये पेपर में बहुत 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 ज़्यादा पूछा जाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम होता है स्टॉक। देखो जिन जिनके दूसरे दूसरे नाम होते हैं मैंने लिख रखे हैं, और जिनके नहीं होते हैं मैंने नहीं लिख रखे हैं उनके। ठीक, आपका पहला हो गया। दूसरा आपका जो होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होना, मैंने लिखा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये आपका ये वाला रेशियो होता है एक्टिविटी वाला। एक ये लिखा है मैंने वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो ये करंट रेशियो का दूसरा नाम है, और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है ये। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तीसरा आपका होता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और आखिरी होता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका उल्टा कर दो पेबल्स टर्नओवर रेशियो। डन, आगे बात समझ में? तो ये होता है भाई तुम्हारे रेशियोज। ठीक, इसके बाद आखिरी होता है आपका इनकम इनकम रेशियो। इसको बताएंगे अच्छे से, तो आ जाओ भाई इसको यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलो जी। तो इसमें आपका सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पहला होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फिर बात करते हैं दूसरे की। दूसरा आपका होता है ऑपरेटिंग रेशियो। क्या होता है आपका जो दूसरा होता है वो होता है ऑपरेटिंग रेशियो। तीसरा, चौथा और पांचवा। तो भाई जो तीसरा होता है वो आपका होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक, अगला आपका होता है एनपी रेशियो यानी नेट प्रॉफिट रेशियो। और फिर लास्ट होता है आपका ROI, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डन, तो ये होते हैं आपके रेशियोज। क्या होते हैं ये? रेशियोज। तो अब इनको शुरू करते हैं। चलो भाई लेट्स बिगिन। फटाफट से इनके फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ ही लिखते भी चलो, याद करते चलो। 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 15 रेशियोज हो गए आपके पास। ठीक, अब मैं देखो मैं नंबर वाइज करूँगा, मैं नंबर लिखूँगा कैसे। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ऐसे मैं नंबर वाइज करूँगा। डन, ठीक है भाई। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूले। जितने पॉसिबल फॉर्मूले हो सकते हैं पेपर के पर्सपेक्टिव से तुम्हारे सब यहाँ पे लिखते चलेंगे। ठीक, अच्छा फॉर्मूले
लिखने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। तुमने ना एक चीज़ तो पढ़ी है क्या? सर क्या पढ़ा है हमने? हमें खुद नहीं पता। आपने पढ़ा है जो इक्विटीज़ होती हैं प्लस आपका लाइबिलिटीज़ होती हैं, सारी है ना, करंट और नॉन करंट, प्लस आपका, अगर मैं लिखूँ, एक काम करते हैं, इक्विटीज़ के बाद आपका हम यहाँ पे लिखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ NCL, प्लस आपका CL किसके इक्वल होता है सर? NCA, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, भाई होता है। ठीक है, इस इक्विटीज़ को तुम दूसरा नाम लिख सकते हो सर, शेयर होल्डर फंड। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, शेयर होल्डर फंड। तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ यहाँ पे से ये क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ से अगर मैं बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाऊँ तो क्या बन सकते हैं सर? मतलब देखो, मतलब मेरे को अगर यहाँ से, अब सुनते जाना है, मेरे को अगर बाई चांस यहाँ से निकालना हो NCA, नॉन करंट एसेट्स, तो मैं कैसे निकालूंगा सर? करंट एसेट ऐसे रहेंगे, जितना भी ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है ये सारा राइट साइड आ जाएगा और सब नेगेटिव में आएंगे। तो ऐसे निकाल सकते हो? तो भाई यही करना है, माइनस इक्विटीज़ माइनस NCL और माइनस CL, ऐसा कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यहाँ पे बना के लिख देता हूँ। करंट एसेट निकालना है तो सर माइनस वो NCA माइनस इक्विटीज़ माइनस NCL और माइनस CL, ऐसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे। अगर निकालना हो हमको इक्विटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर? देखो, NCA तो ऐसे रहेगा, CA भी ऐसे रहेगा, और जो NCL है नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मुझे निकालना हो NCL तो क्या होगा सर? तो NCA जो राइट वाला आइटम है तो ऐसे रहेगा, और जितना भी आपका लेफ्ट वाला है वो सब राइट में आ जाएगा विद इफेक्टिव इमीडिएट इफेक्टिवली चेंज इन साइन, ऑब्वियसली बात है साइन में चेंज हो जाएगा। और अगर हमें निकालना हो CL तो सर NCA ऐसे रहेगा, CA ऐसे रहेगा, माइनस इसमें आ जाएगा इक्विटीज़ यानी शेयर होल्डर फंड, हाँ, और माइनस NCL रहेगा। तो सर ये मैं कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ टोटल एसेट्स, वो तो आपको पता है ना सर, NCA प्लस CA, तो लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, अरे है कि नहीं है? ठीक है, चलो अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज़, लायबिलिटी में दो चीज़ तो आती हैं सर, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। हाँ, तो ये पता होना चाहिए। और ये सब कैसे पता चलेगा? बैलेंस शीट, अकाउंटिंग इक्वेशन, तो वही है ये। ठीक है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ अपने अकाउंटिंग रेशियो, उसके फॉर्मूले, ये सारा मैं ब्लू से करूँगा। सबसे पहला होता है आपका करंट रेशियो, तो याद सुनते जाओ, लॉ के अकॉर्डिंग आपका करंट रेशियो होना चाहिए हमेशा 2:1। आइडियल करंट रेशियो बोलते हैं इसको, IDEAL, आइडियल रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। जो लिखा रहा हूँ पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला आपका होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। आई बात समझ में? और आपको ये पता होगा, मैंने बता रखा है करंट रेशियोज़ में आपको क्या आता है आपका। ठीक, एक और बात बताता हूँ, जो हमारा लिक्विडिटी रेशियो होता है, क्या होता है? लिक्विडिटी, इसका एक नाम और होता है, इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक, और लॉन्ग टर्म आपका ये वाला होता है, ये होता है आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। डन भाई, पल्ले पड़ रही है ना बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कर दिया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आपको पता होगा करंट एसेट में क्या क्या आते हैं, ठीक है जी, और क्या क्या ऑब्वियसली बात है नहीं आता है। बट मैं एक चीज़ बता दूं, करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं आपको सबको पता है, मैं ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा, बट क्या नहीं आता है वो आपको पता होना चाहिए। एक्सक्लूड, इसमें से आप क्या क्या एक्सक्लूड करते हो? एक आप करते हो एक्सक्लूड लूज टूल्स होते हैं उन्हें हटाते हो, स्टोर्स, स्पेयर्स, हालांकि दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, बट आपको करंट रेशियो निकलते में इनको हटाना होता है। और एक होता है PDD, आपने सुना होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इन चार चीज़ों को आपको पर्टिकुलरली
पर्टिकुलरली आपको इनको एक्सक्लूड करना होता है। बाकी करंट लाइबिलिटीज़ में एक्सक्लूड करने जैसा कुछ नहीं होता है। डन, ठीक है। अरे हाँ या ना, बात समझ में आई बात समझ में, ठीक है। याद रखना ये जो रेशियो निकलता है ये हमेशा आपका होता है प्योर रेशियो। क्या होता है ये? प्योर रेशियो, मतलब वही 2:1, 3:1 ये होता है, ठीक है जी। अगर किसी कंपनी का रेशियो 2:1 है करंट रेशियो, तो माना जाता है कि वो कंपनी का रेशियो जो है वो सही है, करंट रेशियो सही है, 2:1 माना जाता है। क्विक रेशियो जो होता है, आइडल क्विक रेशियो आपका 1:1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1:1। तो इसका फॉर्मूला देखो भाई, फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ ना, तो नीचे जो होता है डिनोमिनेटर में आपका करंट लाइबिलिटीज़ ही रहता है और सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन होती है, ठीक। मैं बात करूँ ये भी आपका एक तरीके का प्योर रेशियो ही होता है। डन, ये भी क्या होता है? प्योर रेशियो। ऊपर जो होता है ना, ऊपर आपके आते हैं क्विक एसेट्स, QUICK, आपके आते हैं क्विक एसेट्स। अब बात करते हैं क्विक एसेट्स की, तो भाई देखो मैं क्विक एसेट्स को शॉर्ट में लिख रहा हूँ QA, इसको आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो LA। सर क्या लिख रहे हो LA QA? QA तो आपको पता है क्विक एसेट्स, ठीक है जी। और LA होता है आपका लिक्विड एसेट्स, मतलब जो ऑन द स्पॉट आपका कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं क्विक या रेशियो, क्विक या लिक्विड। इसका फॉर्मूला होता है आपको जो करंट एसेट्स होता है, क्या होते हैं आपके करंट एसेट्स, उसमें से आपको सिर्फ दो चीज़ों को माइनस करना होता है। एक करना होता है आपको अपना क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा नाम आपका क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ना हो तो कंफ्यूज मत होना, इन्वेंट्री जरूर दे रखा होगा। तो सर हमको तो पता ही नहीं इन्वेंट्री क्लोजिंग होगी कि ओपनिंग होगी, उसको क्वेश्चन में अगर लिखिए क्लोजिंग तो क्लोजिंग मानो, पर 99% केस में क्वेश्चन में साइलेंट होता है इस चीज़ के लिए। तो जब साइलेंट होता है तो आपको इसको क्लोजिंग ही मानना होता है। और एक और चीज़ आप इसमें से हटाते हो वो होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बट मान के चलो क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस -0 है तो 0, मतलब कुछ नहीं दे रखा है तो आपको 0 लिखना है। तो आई बात समझ में। तो इसी के साथ दो रेशियो जो हमारे ख़त्म हो गए, मतलब सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ख़त्म हो गया। कौन सा ख़त्म हुआ सर? ये वाला, ये हमने बता दिया। डन, ये हमने बता दिया। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, यानी इन चारों के बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1 2 हो गया, और बात करेंगे थर्ड नंबर, क्योंकि मैंने बताया था मैं नंबर वाइज करूँगा। तीसरा अगर जो होगा आपका, तीसरा होता है आपका डेट इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका, देखो इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि कौन सा आइडियल होना चाहिए कौन सा नहीं, बस जो, खैर आइडियल तो इनका भी होना चाहिए, बट जो आपके पास पेपर में सॉरी जो बुक में आपके पास सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ आपका आइडियल रेशियो यही है। कौन सा सर? आपका होना चाहिए क्विक रेशियो वाला 1:1, करंट रेशियो 2:1, ठीक। बात करते हैं डेट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है भाई। डेट की अगर बात करूं आगे, तो डेट किस में क्या कैसे क्या होना चाहिए? बताओ जी, बताओ जी, बताओ जी, बताओ कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर मैं बात करूं इसका भी आप लिख सकते हो, इसका भी जो आइडियल है वो 2:1 है, मतलब सिलेबस में दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए, इसका भी 2:1 होना चाहिए, 2:1, ठीक। 2:1 का मतलब है अगर आपके पास इक्विटी 1 है तो डेट आपका उसका दोगुना होना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसा होता है, ऐसा आपके पास होना चाहिए। हालांकि इसको आप सेटिस्फाई नहीं मानोगे, बट ठीक है, बुक में दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेट की, तो डेट होता है आपका लॉन्ग टर्म। हाँ, अरे लॉन्ग टर्म बोरोइंग यार, सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अच्छा मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा लॉन्ग टर्म डेट, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही नहीं आएगा ना, उसमें आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आता है। लॉन्ग टर्म डेट में आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आता है, तो लॉन्ग टर्म डेट, अरे नॉन करंट लाइबिलिटीज यार, सिंपल सी बात है। पर हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्यों नहीं लिखा? सर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आपके पास 4 चीज़ें होती हैं, या नॉन करंट लाइबिलिटी बोलें, उसमें 4 चीज़ें होती हैं। सर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और अदर लाइबिलिटीज़। सो अदर लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं आता है, आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है, इसलिए लॉन्ग टर्म यहाँ पे हमने डेट लिखा है। इक्विटी में आपको पता है, मैंने बताया था शेयर होल्डर फंड, क्या होता है शेयर होल्डर
फंड। इसका एक और नाम होता है नेट वर्थ, क्योंकि शेयर होल्डर फंड ही आपका नेट वर्थ के इक्वल होती है। आ रही बात समझ में? तो आपका ये होना चाहिए। डन, ठीक है भाई। ये भी आपका एक तरीके का, ये भी आपका प्योर रेशियो के फॉर्म में होता है। जैसे ऊपर के दो थे ना, जैसे ऊपर के दो थे, तो ये भी आपका प्योर रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए। डन। अगला अगर बात करें पॉइंट नंबर 4, वो होता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये भी बहुत सिंपल है, ये तो बल्कि काफ़ी सिंपल है कि आपका ऊपर तो आएगा टोटल एसेट, और नीचे आएंगे डेट। और टोटल एसेट आपको पता है कौन कौन से सर नॉन करंट प्लस करंट, हाँ। और डेट आपको पता है लॉन्ग टर्म डेट, भाई पता है ना, तो बस फालतू कंफ्यूज नहीं होना। इसको भी आप प्योर रेशियो के फॉर्म में लिखते हो। इट कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एट प्योर रेशियो। अच्छा, इसका मैं अगर आइडियल बताऊं तो 2:1 भी हो सकता है और 1:1 भी हो सकता है। डन। पांचवें की बात करते हैं। पांचवा हमारा होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी या प्रोप्राइटर, बात एक ही है। मैंने क्या लिखा है ऊपर? प्रोप्राइटरी। ठीक है, ठीक है जी। तो हमारा एक ये भी होता है। अब प्रोप्राइटरी रेशियो जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो आपका ऊपर आता है, देखो प्रोप्राइटर का मतलब होता है कंपनी का ओनर। ओनर के पास क्या होती है? इक्विटी। तो ऊपर आपकी इक्विटी आती है, इक्विटी को तुम क्या क्या बोलोगे? अच्छा, नीचे लिख लेते हैं टोटल एसेट, और नीचे आपका आता है टोटल एसेट्स। तो भाई टोटल एसेट तो आपको पता है, भाई पता है ना कौन कौन से? सर नॉन करंट प्लस करंट, हाँ। और इक्विटी आपको पता है सर शेयर होल्डर फंड, या इसको आप बोलते हो प्रोप्राइटर फंड। ऑब्वियसली बात है, प्रोप्राइटर मतलब कंपनी का या दुकान का ओनर, तो उसका भी नाम है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको भी आप किस तरीके के उसमें लिख सकते हो, मतलब हाउ कैन यू राइट इट, आप इसे कैसे लिख सकते हो? ये जो प्रोप्राइटरी रेशियो अगर मैं बताऊं तो प्रोप्राइटरी रेशियो आपका 99% केस में आपका, अगर मैं बताऊं तो देखो, ये आपका डेसिमल में भी आ सकता है, डेसिमल में भी इसका आंसर आता है बेसिकली। बट आप खुद सोचो, क्या हमारे पास जो हमने 4 वेज पढ़े, हमने जो 4 वेज पढ़े हुए हैं, कौन से सर? ये देखो, ये जो 4 वेज हैं, एक आपका ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये, इनमें कहीं डेसिमल के बारे में बात करी है? ऐसा नहीं करी है। तो हम इसको ऐसा बोलेंगे, वी कैन राइट इट एज अ परसेंटेज फॉर्म। कौन से रेशियो में होता है? ये प्योर रेशियो होती है, परसेंटेज में आता है। किस में आता है ये? परसेंटेज में आता है। नॉर्मली डेसिमल होता है, पर डेसिमल हमारे पास पेपर, वो कोई डेसिमल नाम की कोई चीज़ है नहीं हमारे पास, तो फिर हम उसको परसेंटेज मानते हैं। अगला हमारे पास छठवा होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कौन सा होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसकी हम बात करते हैं अगर, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। देखो, जिसमें मैंने बता रखा है कि इसका जो आइडियल टाइम है वो आपका क्या होता है, कैसे होता है, वो बताते हैं। तो सुनना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो एक ही फॉर्मूला होता है, मतलब एक मतलब खैर सबका एक ही है। नीचे आपका आएगा फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, जैसे डिवेंचर्स हैं आप या लोन है, आपको उनका फिक्स इंटरेस्ट देना है तो वो नीचे लिख दो, और ऊपर लिखो प्रॉफिट निकालोगे, नेट प्रॉफिट, पर वो बिफोर होना चाहिए, किससे? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपका टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट, ऑब्वियसली डन। जो नेट प्रॉफिट होता है ना, वो होता है आफ्टर टैक्स और आफ्टर इंटरेस्ट। मैं बता दूं, टैक्स और इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन होती है और वो कंपनी को देनी ही होती है, तो वो देने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो होता है नेट प्रॉफिट। बट हमें नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस भी नहीं बोलेंगे, बट ठीक है, हम उसको प्रॉपर लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड चार्ज, सॉरी इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट होता है। डन। ये आपका जो आता है ये टाइम्स में आता है, किस में आता है? मेरे में टाइम्स में आता है। और जो आइडियल है
ये होता है आपका, अगर वो 6 से 7 टाइम्स आ रहा है, मतलब 6 पॉइंट कुछ कुछ से लेके 7 पॉइंट के बीच में है, तो आपका आइडियल माना जाता है। डन। तो ये हमने 4 जो थे वो भी क्लियर कर दिए। अरे भाई समझ में आ रही है बात। तो हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के दोनों को डन डनाडन डन क्लियर कर दिया। ठीक है जी, डन। ठीक है, अब बात करते हैं इन चारों की, जो एक्टिविटी वाले ये टर्नओवर रेशियो होते हैं, इन चारों की बात करते हैं। तो 6 तक हमने कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब शुरू करते हैं अपना 7th वाला। तो 7th वाला जो होता है वो होता है, सबसे ज़रूरी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये आते हैं भाई, ये इनके काफ़ी हायर चांसेस होते हैं पेपर में आने के, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो भाई देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, और मैं बता दूं ये भी आपका, चलो ठीक है इसको अभी आगे बताते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, नीचे लिखते हो आप एवरेज इन्वेंट्री। क्या लिखते हो, एवरेज इन्वेंट्री, और ऊपर आप लिखते हो कॉस्ट ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोलो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका दूसरा नाम भी होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दो नाम होते हैं इसके, कॉस्ट ऑफ RFO और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये होता है फॉर्मूला। ये भी आपका टाइम्स में आता है। किस में आता है भाई, ये टाइम्स में आता है। अब सुनते जाओ फॉर्मूला, मतलब इसी के अंदर काफ़ी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले भाई कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है। तो सर एवरेज निकलता है आपका, जो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री है या ओपनिंग स्टॉक बोलूँ मैं, तो जहाँ पे इन्वेंट्री आएगी स्टॉक अपने आप आएगा, उसके साथ आपको क्लोजिंग वाला प्लस करना है, और इसको एवरेज बोला तो डिवाइड करना है 2 से। डन, पल्ले पड़ी बात। ठीक है, अगला आपका जो होता है, देखो एक फार्मूला ये इसमें हो गया। इसके बाद जो आपको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ COGS है, बात हुई कि ये कॉस्ट ऑफ RFO बोलो या COGS। इसको निकालने के आपके पास 3 फार्मूले होते हैं, इसको निकालने के आपके पास 3 फार्मूले होते हैं। सबसे पहला फार्मूला होता है आपका, जो सेल होती है, क्या होती है, सेल यानी RFO, इसको बोलेंगे नेट सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें से आप अपना GP यानी ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो। या फिर अगर मैं दूसरा फॉर्मूला बताऊं, अच्छा एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, ये, या तो आप RFO में से, या तो आप अपना RFO में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, ठीक है। या फिर आप RFO में से, हो सकता है आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ हो, तो लॉस, ग्रॉस लॉस को ऐड कर दो। 2 फार्मूले हो गए। एक फार्मूला और होता है, क्या होता है सर, जो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री होता है, क्या होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें आप ऐड करते हो कुछ चीज़ें, सर परचेजेस, क्या होता है परचेजेस, और आपका डायरेक्ट खर्चे, और इसमें से आप माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये तीनों फार्मूले आपके बन जाते हैं। तो ये होता है आपका इन्वेंट्री। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक बेस्ट तरीका है आपके पास, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, अगर क्या पढ़ा ही होगा भाई, सिंपल सी बात है, पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, तो कैसे बनता है कुछ ये। तो यहाँ पे क्या आता है सर, 2 ओपनिंग स्टॉक, अरे आता है, फिर क्या आता है 2 परचेजेस आता है, फिर क्या आता है डायरेक्ट खर्चे आता है ना। यहाँ पे क्या आता है सर, सेल्स, क्या आता है सेल्स। यहाँ पे क्या आता है सर, क्लोजिंग आता है। तो बैलेंसिंग फिगर में आपका बचता क्या है, तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो मैंने ये बोला, अगर आप इन तीनों को प्लस करते हो और इसमें से माइनस करते हो, तो आपका नेट आपका यही बचता है भाई, यही बचता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट बचता है ना आपका। तो कहने का ये मतलब है, इसी को ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हो, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हो, तो आपका COGS आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आता है, कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड, सिंपल सी बात है। और बाई चांस अगर ग्रॉस प्रॉफिट ना हुआ हो, ग्रॉस लॉस हुआ हो तो सर सेल में से ग्रॉस लॉस को ऐड करोगे तो आपका COGS आता है। तो देखो लास्ट के दो फॉर्मूले वही हैं। अच्छा खुद सोचो, जब ये आपने अगर इनको हटाया तो बचा क्या आपके पास? सर इन तीनों को ऐड करो और इसको माइनस करो, तब भी आपका COGS ही आता है। मतलब इस पूरे के पूरे ट्रेडिंग अकाउंट से आप प्लस माइनस कर करके लास्ट में COGS ही निकालते हो। डन डना डन डन, पल्ले पड़ गई बात। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिया है। आ रही बात समझ में? हेलो, ठीक है। चलो बात करते हैं 8 वाले की। 8 में आपका होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला देखते हैं भाई। वैसे तो देखा जाए इन्वेंटरी जो है भाई, देखो सबसे पहली बात है, क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो होता है ये होता है आपका, डिनोमिनेटर में आपका वर्किंग कैपिटल आता है। क्या आता है? वर्किंग कैपिटल। और ऊपर जो आता है वो आता है आपका नेट RFO, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक, और ये भी आपका टाइम्स में ही आता है, ये भी आपका टाइम्स में ही आता है। और मैं यहीं पे बता दूं, जो आपका वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो सुनो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ठीक है जी। और जो आपका नेट RFO है, इसको हम बोलते हैं नेट RFO, बोले नेट सेल बोल लो। तो नेट सेल कैसे निकलती है? सर देखो, नेट सेल होती है आपकी जो कैश सेल है, ये तो बल्कि ईजी है। इसमें आप क्रेडिट सेल को भी ऐड करते हो, क्रेडिट सेल को भी ऐड करोगे तो आपका नेट सेल आएगी। अरे आएगी, तो नेट सेल आएगी। पर ये नेट सेल नहीं आती है, आपको इन दोनों को ऐड करके सिर्फ सेल्स आती है। क्या आती है? सेल्स। नेट सेल का मतलब है जो आपको सेल्स रिटर्न करना होता है, सॉरी जो आपके पास सेल रिटर्न आता है ना, इसको आपको माइनस करना होता है। तो तब माइनस करके आपका सेल माइनस सेल्स रिटर्न जो होता है, यानी दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, ये होता है ना भाई, तुमने बहुत पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये आपका 8 वाला जो था वो भी आपका क्लियर होता है। इसके बाद बात करते हैं जो आपका ट्रेड रिसीवेबल होता है। क्या होता है? रिसीवेबल वाला। अच्छा, जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका पूरा नाम होता है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मैं पहले बता दूं, ये भी आपका टाइम्स में ही आता है। किस में आता है ये भी आपका टाइम्स में ही आता है। ये भी इजी होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है भाई, वो कैसे होता है वो देखो। आपका नीचे होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और ऊपर होता है आपका क्रेडिट RFO। आई बात समझ में? क्रेडिट RFO। अरे क्रेडिट सेल यार, सिंपल, क्यों टेंशन लेते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्रेडिट RFO की, क्रेडिट RFO, तो वो कैसे निकलेगी? सर वो निकलेगी जो हमारी टोटल सेल है, टोटल सेल लिख लो यहाँ पे, या टोटल RFO, इसमें से हमें कैश सेल को हटाना है बस, तो हमारा क्रेडिट सेल आ जाती है। अगर मैं बात करूँ एवरेज की, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की, इसका फॉर्मूला सर वही ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, बाई चांस आपके पास ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्ट ना गिवन हो, तो सर दो चीज़ें दी होती हैं। ये तो हमारे पास दिया होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, तुमने 11th में अच्छे से पढ़ रखा है ये। तो इन दोनों को आपको टोटल करना होता है। आ रही बात समझ में? बस पल्ले पड़ी बात, ठीक है। ठीक, और जो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है। सर क्या बन सकता है? अगर आपके पास डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल ना हो, आपके पास डेटर्स वगैरह हो, बिल्स रिसीवेबल हो, तो उनको ऐड कैसे करोगे? सबसे पहले आप ओपनिंग डेटर्स प्लस जो ओपनिंग बिल रिसीवेबल है उन्हें ऐड करोगे। अरे करोगे,
अच्छा उसके बाद सर जो क्लोजिंग के डेटर्स हैं, पूरा लिख लेते हैं, डेटर्स हैं, प्लस आपके पास जो क्लोजिंग के बिल रिसीवेबल है, इनको ऐड करोगे तो इनको ऐड करके क्या बनेगा आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये याद रखना है, सिंपल है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। डन 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 डन, पहले बड़ी बात, ठीक है जी, ये होता है। अच्छा इसी के अंदर एक चीज़ और पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप बताओ एवरेज रिसीवेबल पढ़ रहे हो तो पैसा आएगा, तो भाई एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका कैसे निकलता है। तो सर एवरेज कलेक्शन निकालने का जो टाइम वो नीचे होता है आपका, नीचे होता है आपका वही ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जो आपका रेशियो निकला ऊपर से, जो भी आपका रेशियो निकला उसको आपको नीचे लिखना है। और ऊपर आपका अगर आपका डेज में निकालना है तो 365 लिख दो ऊपर, तो आपका नंबर ऑफ डेज आता है, नंबर ऑफ डेज आता है। सेम ऐसी बाई चांस अगर आपको नंबर ऑफ डेज नहीं निकालना है, अगर आपको अबे यार अगर आपको नंबर ऑफ डेज नहीं निकालना है, आपको अगर इस समय मंथ में निकालना है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं, या तो मंथ में या डेज में, तो भाई 12 से डिवाइड कर दो। वीक में निकालना है तो 52 वीक होते हैं एक साल में, उससे डिवाइड कर दो। तो खैर एज सच इतना पूछता नहीं है, बट ठीक है, ये दो आपके पास आते हैं। डन, समझ में आ गई बात। और सेम यही कंडीशन जो है, मैं बोलूँ यही चीज़ जो आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वाला हो गया, सेम आपका जो ट्रेड पेबल होता है, मतलब पेबल रेशियो होता है, उसमें भी पूछता है। तो आपके पास दोनों में से सेम ही होता है, ठीक है। तो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। ट्रेड पेबल का एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं सीधा, क्योंकि सेम ही फॉर्मूला है उसके भी। अब देखते जाऊँगा कहाँ कहाँ पे आपको चेंज करना है। तो वो जो है हमारा वो बना, वो ट्रेड रिसीवेबल नहीं बनेगा, वो ट्रेड और कुछ है इसमें, तो डेटर वेटर, ठीक है। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल जो है, मतलब हमने ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल तो पढ़ लिया, अब ट्रेड पेबल की बारी होती है। अब सुनो पेबल कब बनेगा सर, जब हम करेंगे क्रेडिट परचेज, इसका उल्टा, सेल का उल्टा क्रेडिट परचेज। तो हमारा क्या बनेगा सर, ट्रेड रिसीवेबल नहीं ट्रेड पेबल्स, हाँ ये हो गया आपका ट्रेड पेबल। तो खुद सोचो जो आपका क्रेडिट परचेज है वो कैसे निकलेगा, जो आपका टोटल परचेज है उसमें से आपको, यानी जो आपको क्रेडिट परचेजेस है, ये भी टाइम्स में ही आता है, ठीक है, तो मैंने वही लिख दिया। टोटल परचेजेस है आपका, उसमें से जो आपने कैश परचेज करा है तो वो आपको माइनस करना है, ठीक। एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे आएंगे सर, सेम वही, ओपनिंग अप प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, सर वही सेम। डेटर्स वगैरह इसमें तो डेटर नहीं आ सकता भाई, नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। इसमें क्या आएगा फिर सर, डेटर नहीं, इसमें तो आपका पेबल आएगा, है ना। सेम इसमें आपका कलेक्शन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना, तो तरीका वही है। अब देखो तो क्या आएगा यहाँ पे सर, ट्रेड पेबल कैसे निकलता है सर, आपका जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्योंकि जो आपका परचेज करा है तो ऑब्वियस ही बात है, जिससे परचेज करा है वो क्रेडिटर हो गया, फिर आपका यहाँ पे बिल्स पेबल आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आएगा सर, और आपके पास क्रेडिटर है तो ओपनिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल, और यहाँ पे आपका कोई सेम क्लोजिंग क्रेडिटर, एवरेज निकालने का तरीका। डन, चलो जी ये भी हो गया। यहाँ पे आता है आपको पेमेंट करनी होती है, परचेज करो तो पेमेंट करोगे ना, यहाँ पे आता है एवरेज पेमेंट पीरियड, तो सेम वही ट्रेड पेबल जो टर्नओवर रेशियो है ये आपका जाता है भाई। डन, इसमें मेरे को ज़्यादा फोकस नहीं करा क्योंकि सिंपल है भाई, समझ में आ गई बात। डन 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 डन, तो ये आपका हो गया 10 रेशियोज क्लियर हो गए, ठीक। इसके बाद जो हमारे अगले रेशियोज हैं प्रॉफिट वाले, इनकम रेशियोज वाले, उनको फटाफट कर लेते हैं और अपना वीडियो एंड करते हैं। तो ये याद होना चाहिए भाई। तो सबसे पहले उसमें जो होता है वो होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और मैं बता दूं ये आता है आपका परसेंटेज में। किस में आता है ये आपका, परसेंटेज में आता है भाई ये, ठीक। तो अब हम शुरू करेंगे अपने अगले रेशियो, प्रॉफिट रेशियो। तो ये आपका परसेंटेज में आता है, तो खुद सोचो परसेंटेज में आता है तो इंटू 100 तो होगा ही होगा, और ऊपर आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट,
आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, और डिनोमिनेटर में क्या होगा सर, नीचे होगा आपका RFO। RFO मतलब सर नेट सेल आएगी यहाँ पे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो RFO तो आपको पता है। सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, तुमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सीख रखा है, GP, मैं शॉर्ट में बोलूँगा GP। तो GP तो आपका एक तो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है, तो वैसे तो करना है आपको, यानी जो RFO है उसमें से आपको COGS को हटाना है। हटाने के नहीं हटाना, अच्छा सर RFO तो दी होगी, हम COGS कैसे निकालेंगे? COGS का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, अभी बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस दैट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक, यही बताया था मैंने। तो बस, या फिर एक और फार्मूला मैंने बताया था COGS का, सर बताया तो था आपने कि जब RFO है तो उसमें से हमको ग्रॉस लॉस को प्लस करना है और RFO में से ग्रॉस प्रॉफिट अगर है तो उसको माइनस करना है। तो भाई फॉर्मूले सारे जो बताए थे वही हैं, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। ठीक, और दोबारा बोलूँगा, जो आपका इन्वेंट्री है, चाहे क्लोजिंग है चाहे ओपनिंग है, जो आपका इन्वेंट्री है या स्टॉक है, इसको स्टार मार्क कर लो। इसमें आपको दो चीज़ एक्सक्लूड करनी होती है हमेशा और हमेशा, जो आप करंट एसेट्स में भी कर रहे होते हो। सर क्या होती है वो दो चीज़? सबसे पहला आपका होता है स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इनको आपको हटाना होता है, प्लस जो लूज टूल्स है उनको भी आपको हटाना होता है, क्योंकि ये इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होता। हाँ एसेट का पार्ट होता है, पर एसेट के अंदर पर्टिकुलरली ये इन्वेंट्री के अंदर इसको रखा नहीं जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगला होता है ऑपरेटिंग रेशियो। ये भी आपका परसेंटेज में ही आता है। इसमें आता है परसेंटेज में भी। अब खुद सोचो, परसेंटेज में आ रहा है तो देखो, ये खुद बताओ, प्रॉफिट रेशियो जो है, इनकम रेशियो जो हम पढ़ रहे हैं 4 टाइप का, उसमें आप सोचो इनकम कहाँ से हम किस बेसिस में इनकम निकालते हैं? सर इनकम हमेशा और हमेशा निकलती है आपकी रेवेन्यू बेसिस में, सॉरी हाँ रेवेन्यू ही, सेल बेसिस में। किस में निकलती है? रेवेन्यू बेसिस बोलें या सेल्स बेसिस में निकलती हैं। सर निकलती हैं, बिल्कुल निकलती हैं। तो आप खुद बताओ, जब वो सेल्स बेसिस में निकलती हैं तो आपका नीचे हमेशा और हमेशा RFO ही होगा। RFO मतलब वही जो ऊपर से बताया मैंने, नेट सेल्स। तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 100 भी ठीक है, पर ऊपर क्या आएगा? सर ऑपरेटिंग रेशियो में आपका सबसे पहले आता है COGS, और मैं COGS का फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने 3 फार्मूले बता रखे हैं। एक तो ये वाला, अभी सारा COGS का फार्मूला आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट से बन सकता है। RFO में से ग्रॉस लॉस को ऐड करो, या GP को माइनस करो, या ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करो, COGS तो वही रहेगा। प्लस आपको इसमें करना होता है ऐड अपने ऑपरेटिंग इनकम्स को, सॉरी आपको ऐड करना होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और माइनस करना होता है आपको ऑपरेटिंग इनकम्स को। डन, आ गई बात समझ में? ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग इनकम्स वो सारी इनकम्स होती हैं, मैं बता दूं अगर कि तुमने ये सब 11th में अच्छे से पढ़ रखा है। ऑपरेटिंग इनकम वो होती है, इनकम्स सॉरी एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, इंक्लूडेड इन P&L अकाउंट। जो आप P&L अकाउंट में जितने भी खर्चे डालते हो ना, सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और इसमें भी सेम वही, जो आप मतलब P&L में जब तो डेबिट करते हो वो सारे खर्चे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो आप P&L अकाउंट में क्रेडिट करते हो वो सारी इनकम्स आएंगे यहाँ पे। अरे आएंगी, तो बस वही होता है आपका। डन डन डन, ठीक है, आ गई बात समझ में? डन डन डन, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्सक्लूड क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। भाई एक्सक्लूड खुद सोचो, वैसे आप जो एक्सक्लूड करोगे तो आप क्या क्या इसमें से, अगर मैं लिखूँ ये तो इंक्लूड होगा, लेकिन सर एक्सक्लूड क्या क्या होगा इसमें से, बेसिकली वहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है अगर बनेगा तो ध्यान से सुनना। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो उसमें से जो आपको लॉस होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, किसी एसेट को बेचोगे तो लॉस होगा, उसे आपको हटाना है। सेम इसी का ऑपोजिट, सर प्रॉफिट है तो उसको भी हटाओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट उसको भी आपको हटाना है। ठीक, अगला अगर मैं बात करूं, आपका इनकम टैक्स आपने पे करा तो खर्चा तो है,
तो उसको आपको हटाना है। अच्छा, और आपने सर चैरिटी दी, तो आप खुद देख रहे होंगे ये सारे के सारे एक्सपेंसेस, आपने कोई डोनेशन करा, सारे आपका एक्सपेंसेस है, आप पीएनएल में इनको डेबिट करते हो, बट इनको आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालते समय पर्टिकुलरली हटाना होता है। ठीक, क्योंकि ना ये सारे के सारे होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनका धंधे से कोई लेना देना नहीं होता है, ये आपकी बात होती है। ठीक है जी। अगला आपका होता है, अगर मैं इसमें बताऊँ, इसमें आपको जो इंटरेस्ट रिसीव होता है, आपको इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव। अब तुम खुद देखोगे, तुमने कैश फ्लो वाला अच्छे से अगर पढ़ रखा है, तो जो मैंने आपको ये एक्सपेंसेस बताए हैं जो एक्सक्लूड करने के लिए बता रखे हैं, मतलब ये वाले और इनकम जो बताई है, सारी की सारी जो इनकम होती है ये नॉन कैश होती हैं, और जो नॉन कैश इनकम जो एक्सपेंसेस हो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग ही होती हैं। नॉन कैश का दूसरा नाम होता है नॉन ऑपरेटिंग। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑपरेटिंग, तो नॉन ऑपरेटिंग को हटाना पड़ेगा ना, इसीलिए हमने इनको एक्सक्लूड करा। डन, पहले पड़ी बात। ठीक है भाई, डन डना डन डन। तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है जी। अगला अगर मैं बात करूँ 13th नंबर, अब तो लगभग ख़त्म होने वाला है। 13th होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला जो होता है अगर मैं बताऊं तो भाई देखो, नीचे रहेगा आप इंटू रहेगा 100, इसमें भी आपका RFO आता है, यानी नेट सेल्स। ठीक, ये भी आपका परसेंटेज की फॉर्म में होता है। ऊपर क्या क्या आता है इसमें? इसमें जो ऊपर आता है आपका, ऊपर वही आता है आपका COGS, वो तो आपको पता है, प्लस जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, तो मैंने बताया आपको, ये तो मैंने बताया, 1 मिनट। हाँ ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इन दोनों को ऐड कर दो, सीधा आप ऊपर लिखो। आपका जो आता है ऊपर, जो आता है आपका ऊपर आता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो RF आपको पता है कि नेट RFO कैसे निकलती है। हाँ सर पता है हमको, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। लेकिन जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है, उसको बता देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका GP, यानी ग्रॉस प्रॉफिट। आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से आप जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो मैंने ऊपर बताया आपको, यानी इनको हटा के, हाँ इनको एक्सक्लूड करके, उनको आपको सेम वही माइनस करना होता है, और ऑपरेटिंग जो इनकम्स होती है उन्हें ऐड करना होता है। उनको ऐड करना होता है किसके साथ? ग्रॉस प्रॉफिट वाला। डन 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 डन। ठीक है, पहले पड़ी बात। तो ये आपका निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है जी, ठीक है, ओके। ठीक, पर मैं एक और बताऊं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ये तो हमने निकाला किसके बेसिस में? सर हमने निकाला ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस में। इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि ये जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो आपका सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट के बेस में ही नहीं निकलता है, ये आपका नेट प्रॉफिट के बेस में भी निकलता है। तो नेट प्रॉफिट के बेस में भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बताऊँ, ये तो हो गया इसका एक। दूसरा जो होता है आपका वो होता है सर सेम वही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया हो, तो कैसे निकालोगे? तो सर इसका एक तरीका और होता है, नेट प्रॉफिट के बेस में भी इसको निकाला जाता है। किस बेस में? नेट प्रॉफिट में निकाला जाता है। बट नेट प्रॉफिट में हमको करना होता है जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश बोलूँ या नॉन ऑपरेटिंग बोलूँ, इनको हमें ऐड करना होता है, और जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं उन्हें लेस करना होता है। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला हो गया। आ रही बात समझ में? डन 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 डन, पहले बड़ी बात। ठीक है जी, चलो ये हो गया आपका 13th वाला। अगला बात करते हैं 14th में हमारा जो है वो है NP रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ये तो आपको निकालना आता ही है भाई, नेट प्रॉफिट निकालना तुमको सबको आता है। इंटू 100 करोगे, ऊपर लिखोगे क्या? ऊपर आता है सर आपका नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आपका कैसे निकलता है? और नीचे आती है आपकी RFO। ठीक है जी, तो बताओ नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है?
नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है बताओ। नेट प्रॉफिट आपने सबने पढ़ रखा है। नेट प्रॉफिट जो होता है वो सिंपल आपका होता है, आपका जो जीपीआई का ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से आप अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे, अपने जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करोगे, जितने भी आपकी इनकम्स हैं उन्हें ऐड करोगे, ठीक है जी। और इसमें से आप क्या दोगे सर, टैक्स भी दे दोगे, तो जो आंसर आएगा आपका और एनपी तो आएगा। अरे सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यार, खुद सोचो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करते हो सर, ग्रॉस प्रॉफिट होता है हमारा क्रेडिट साइड लिखा हुआ, उसमें हम इनकम्स को ऐड करते हैं, और जो डेबिट साइड में हमारा एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट होता है, टैक्स होता है, सबको माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। भाई ये तो होता है, हाँ तो बस यही तो होगा। इसको भी लिखा जाता है परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। डन 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 डन, बात समझ में आई। बस इसके बाद आपका लास्ट जो होता है वो होता है आपका ROI, 15th नंबर का रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हालांकि इसके दूसरे नाम भी होते हैं, याद रखना। एक इसका एक देखो, एक नाम तो आपको पता है, एक होता है इसका ROR, मतलब रेट ऑफ रिटर्न, ठीक। एक होता है इसका ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितना पैसा लगाया भाई उसमें कितना पैसा आया। एक और होता है, इसको बोलते हैं YOC, और ये आया था, ये आता है, ये बच्चे याद करके जाते हैं ROI, बट उसने नाम दे दिया यील्ड ऑन कैपिटल, जितना पैसा धंधे में लगा रखा है कितना रिटर्न मिल रहा है, तो तीनों का मतलब एक ही होता है। डन। फॉर्मूला सुनो, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला जो होता है इसका वो होता है आपका इंटू 100 होता है। सर इंटू 100 का सिंपल सा मतलब क्या हो सकता है सर, इंटू 100 का सिंपल सा मतलब होता है, ये भी आपका परसेंटेज की फॉर्म में होता है। देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने कितना पैसा लगाया, आपने कितना कैपिटल लगाया, ठीक। और ऊपर जो आता है वो होता है आपका नेट प्रॉफिट, या बोलूँ मैं प्रॉफिट आएगा आपका बिफोर। अच्छा इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, मतलब ये सिंपल होता है आपका, ये सिंपल क्या होता है, आप लिखते हो प्रॉफिट, पर कब, कौन सा वाला सर, ये प्रॉफिट जो होगा ये होगा बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए हमको, प्लस इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट भी चाहिए, और डिविडेंड देने से पहले का प्रॉफिट भी चाहिए। तो इन तीनों का पहले का प्रॉफिट चाहिए होता है। डन, ठीक है। अभी जो मेन आता है आपका ना, वो आता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका, और वो बुक में अलग से दे रखा है। यू हैव 2 अप्रोचेस, यू हैव, मैं पहले बात करता हूँ फर्स्ट मेथड की, इसमें मेथड्स अलग से गिवन है। ये होती है आपकी फर्स्ट मेथड, एक होती है, और दूसरी होती है आपकी सेकंड मेथड। पहले बात करेंगे फर्स्ट मेथड की। भाई जो फर्स्ट मेथड होती है उसका नाम होता है लायबिलिटीज साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच, इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी इस अप्रोच से जो फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, इससे जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका शेयर होल्डर फंड और होता बहुत इजी है, शेयर होल्डर फंड प्लस आपको इसमें ऐड क्या करना होता है सर, शेयर होल्डर फंड में आपको, यानी जो आपकी इक्विटी वाला पूरा पार्ट होता है ना शेयर होल्डर फंड, उसमें आपको NCL नॉन करंट लाइबिलिटीज को ऐड करना होता है। ये होता है आपका लाइबिलिटी साइड, ठीक। दूसरा होता है आपका एसेट साइड, एसेट्स साइड अप्रोच। इससे जो आप अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो वो होता है आपका एसेट में, देखो आपका होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और यहाँ पे देखो आपके पास छूटा क्या सर, यहाँ से हमारे पास ना नॉन करंट लाइबिलिटी छूट गई ना, तो आपको यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करना होता है। इसका एक फॉर्मूला और बनता है, खुद सोचो सर, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़, इनको तो माइनस करके आपने बताया था कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। मैंने यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो होता है डिफरेंस, तो वही लिखोगे आप यहाँ पे। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, तो
ये आपके फॉर्मूले बन गए। और सारे फॉर्मूले मैं बताऊं तो ये सब बने हैं आपके बैलेंस शीट की हेल्प से। डन डना डन डन। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। ये होता है आपका पूरा का पूरा। इसी के साथ जितने भी रेशियोज थे हमारे सारे यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा पार्ट बी है उसके सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए। तो हमने ये जो 63 था हमने शुरू कहाँ से करा है, हमने अकाउंटिंग रेशियो शुरू करा 57 से। ठीक है, तो इसके नोट्स में टेलीग्राम में भेज दूंगा, भेज ही देता हूँ बल्कि 57 से 63। ठीक है, तो ये मैं भेज देता हूँ अभी। बाकी इसी के साथ चैप्टर को एंड करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं।